नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। आज के सेशन के अंतर्गत जैसे कि आपके पेपर चालू हो गए हैं डीएलएड के, तो इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को कहाँ होती है? डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में जो पेपर शुरू हुए हैं उसमें मैथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैथ में कई बार बैक लग जाते हैं बच्चों के। तो इसी को देखते हुए मैंने आज आपको मैथ की क्लास करवा रहा हूँ, जिसमें मैथ के प्रीवियस ईयर पेपर भी आएंगे तथा वो पेपर आएंगे जो हूबहू प्रश्न में बनेंगे। इनके अंक बदल सकते हैं लेकिन फॉर्मेट जो होगा ऐसा ही रहेगा। तो इसमें फॉर्मेट वैसा ही रहेगा और इसका जो लेवल होगा वह शुरू में तो आसान होगा, गुणा भाग आदि से शुरू होगा, लेकिन लास्ट में डिफ़िकल्ट होता जाएगा। इसलिए आप हैरान ना हो जाइएगा कि आप केवल आसान क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। आप बाद में देखेंगे तो आपको ज्योमेट्री के भी प्रश्न मिलेंगे। तो इसलिए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 25 गुणे 4 बराबर क्या आता है? 100 आता है। 20 गुणे 0 बराबर 0 0 तथा 32 गुणे 100 बराबर 3200। गुणनफल के भी प्रश्न आते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा 0 0 तथा यहाँ एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि डबल जीरो आपको लिखना पड़ेगा। बस 20 से गुणा कर रहे हैं ना, तो डबल जीरो। अगला प्रश्न है 2785 गुणे 4 गुणे 403। तो इस 2785 गुणे 4 गुणे 403 गुणा आप कर लेंगे। गुणा आप करेंगे तो इसका जो गुणनफल आएगा वो कितना आएगा? 4 4 8 94 20। तो इसको आप कर लीजिएगा। इसका गुणनफल इतना आएगा, बड़ी है इसलिए यहाँ भी कर नहीं सकता मैं। तो इसका गुणनफल कितना आएगा? 4 4 8 9 4 2 0। चलिए करके ही दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि 27 85 गुणे 4 4 5 20 4 8 32 34 4 7 28 3 31 4 दूनी 8 11 140 आ गया। 11 140 आ गया। अब 11 140 403 3 0 3 4 12। तो 3 4 12 हो गया। कैरी 1 आया, 3 1 3 कैरी 1 4 हो जाएगा। 4 3 1 3 3 1 3। तो उसके बाद जीरो से यहाँ एक 0 0 0 0, फिर 2 क्रॉस लगाएंगे। 4 0 0 4 चौक 16 4 1 9 4 1 5 4 1 9 4 4 1 9 4। अब हम इसको ऐड करेंगे। यहाँ आपको दिखा देता हूँ, जगह कम हो गई। 33 420 और 0 0 0 0 और यहाँ पे 2 क्रॉस लगा है। 0 6 5 4 4। 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 4 4। तो कितना आया? 4 4 8 9 4 2 0। तो 4 4 8 9 4 2 0। इसका आंसर क्या आ गया? 4 4 8 9 4 2 0। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 0 भागे 5। 0 भागे 5 का मतलब क्या होता है? ऐसे। तो इसका भागफल कितना आएगा? 0। 100 भागे 1 का क्या आएगा? 100 तथा 27 भागे 27 का क्या आएगा? 1 आएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न ऐसे भागफल का है। भागफल का जो भाग है बहुत बड़ा है, इसलिए इसमें से अभी हल नहीं कर सकते। अभी आपने देखा ही गुणा में कितनी दिक्कत हुई, इसलिए इसको आप हल कर लीजिए भागफल में। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर 3833 भागफल आएगा तथा शेषफल कितना आएगा? 61 आएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है यदि भाजक 483 हो, भागफल 403 हो तथा शेषफल 50 हो तो भाज ज्ञात कीजिए। इसको मैं आपको छोटे से उदाहरण से बताऊँगा ताकि आपको याद रहे। 2 से अगर हम मान लीजिए 5 को भाग कर रहे हैं तो 2 दूनी 4 गज जाएगा और शेषफल 1 आएगा। तो ये क्या है? ये भाज्य है। अब ये क्या है? ये भाजक है। भाजक है। ये क्या है? भागफल है। ये शेष है। अब देखिए भाज्य जो है वो किसके बराबर है? 5 जो है भाजक गुणे भागफल में जो आएगा उसमें शेष को जोड़ देंगे, उसी के बराबर है ना। 2 दूनी 4 1 5। तो इससे हमें क्या पता चला कि भाज्य जो है, तो फार्मूला क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो
भाज्य हमें पता करना है, भाज्य कितना है 483 गुणे 403 प्लस 50, यही आपका वो बना वो फार्मूला बना 483 गुणे 430 प्लस 50। और 43 गुणे 43 का क्या आएगा गुणा 19 46 49 आएगा प्लस 50। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 19 46 99। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या आएगा 19 46 99। कैसे हुआ 443 गुणे 403 का गुणा करें, उसके बाद शेषफल 50 गिने, क्योंकि भाज्य जो होता है वह भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो भाजक 483 है, भागफल 403 है, भाजक भागफल का गुणा कितना आया 19 46 49 आया, और शेषफल 50 और ऐड कर देंगे 19 46 49 में, तो 19 46 99 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है एक कारखाने में प्रत्येक दिन 750 साइकिल तैयार होती हैं, 2 वर्ष में कुल कितनी साइकिल बनेगी यदि इन दोनों वर्ष में एक लीप वर्ष हो। कह रहा 2 वर्षों में कितनी साइकिल बनेगी यदि प्रत्येक दिन 750 साइकिल बनती हैं, और एक वर्ष साधारण वर्ष है, एक वर्ष लीप वर्ष है। तो साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं 365 होते हैं, और एक दिन में कितनी बनती हैं 750। तो 365 दिन में कितना बन जाएगा, इन दोनों गुणा कितना आएगा 27 गुणा आप कर लीजिएगा 27 37 50, इनका गुणा कितना आएगा 27 37 50। अब लीप ईयर में 366 दिन होते हैं गुणे 750। तो इसमें अगर हम देखें तो एक दिन बढ़ा है, एक दिन में कितनी साइकिल बनती है 750, तो इसमें 750 और ऐड कर देंगे तो वही तो हो जाएगा। 750 ऐड कर देते हैं, 0 5 5 10 7 7 14 15 4 27 4500। अब दोनों को ऐड कर देते हैं 27 37 50 और 27 4500, दोनों को ऐड कर देते हैं 0 5 7 5 12 4 3 7 1 8 7 7 14 2 54 5,48,250 साइकिलें बनेंगी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 5,48,250 साइकिलें 2 साल में बनेगी, जिसमें 1 साल लीप ईयर होगा। इसका आंसर हो जाएगा 5,48,250। अगला प्रश्न है अनिल ने भाग के एक प्रश्न हल करने के बाद बताया कि उसका भागफल शेषफल का 5 गुना था तथा भाजक भागफल का 20 गुना था। यदि शेषफल 76 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो अनिल ने भाग के एक प्रश्न बताया, उसका भागफल जो है शेष का 5 गुना है। तो भागफल कितना हो गया, भागफल हो गया 76 गुणे 5 बराबर 5 छंग 30 5 7 35 380 हो जाएगा, तथा भाजक जो है वो भागफल का 20 गुना है, भागफल का 20 गुना हो गया। तो भागफल कितना, भाजक कितना हो जाएगा 380 गुणे 20, 380 गुणे 20 कितना आएगा 0 0 2 8 16। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भागफल शेषफल का 5 गुना है, भागफल जो है वह शेषफल का 5 गुना है तथा भाजक भागफल का 20 गुना है। तो भागफल कितना हो जाएगा इसमें, भागफल 76 गुणे 5 हो जाएगा बराबर 380, और भाजक कितना हो जाएगा, भागफल का 20 गुना मतलब 380 20 गुना बराबर कितना हो जाएगा 7600। तो हमारे पास भाजक है, भागफल है और शेषफल है, और भाज्य ज्ञात करना है। तो भाज्य का क्या मतलब होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो 7600 गुणे 380 प्लस 76, इसका यही वो बन गया इक्वेशन। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 28 88 000। इसका आप गुणा करके 76 ऐड करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 28 88 000। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 28 88 000। अगला प्रश्न है कि एक कारखाने में कर्मचारियों की वर्दी बनवाने के लिए कुल 64,400 खर्च किए। यदि एक वर्दी बनवाने में 368 खर्च हुए तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं। कह रहा है कि कारखाने में कर्मचारी को वर्दी बनवाने में टोटल इतना खर्च हुआ है और एक वर्दी बनाने में इतना खर्च होता है।
कह रहा है इसमें कि कारखाने में वर्दी बनाने में कुल खर्च 64,400 है और एक वर्दी बनवाने में खर्च कितनी है 368 है। तो कितने कर्मचारी हैं, तो इसमें क्या कह रहा है 64,400 में 368 का से भाग देना है। 64,400 में 368 से भाग देना है। तो अगर आप इसका दोनों भाग करेंगे तो आंसर कितना आएगा 175। तो कर्मचारियों की संख्या कितनी है 175। भाग तो आप कर ही लेंगे ना। टोटल कारखाने में वर्दी बनाने में खर्च 64,400 लगा है तथा एक वर्दी बनाने में 368 खर्च लगा है। तो दोनों भाग कर देंगे तो कितने कर्मचारी हैं वो आ जाएगा, क्योंकि 368 गुणे 175 ही 64,400 होगा। तो इसका आंसर 175 हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूर्णांक पर गुणन संक्रिया में ध्यान देने योग्य बात क्या होती हैं। तो पूर्णांक का अगर गुणन करते हैं तो उसमें क्या क्या ध्यान देने वाली बातें होती हैं, उसमें ध्यान देने वाली बातें क्या क्या होती हैं। इसमें लिखना है कि अगर हम एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल करेंगे तो दोनों गुणनखंड का निरपेक्ष जो मान होगा उसमें ऋण चिन्ह लगेगा। मतलब 5 गुणे -5 करेंगे तो -25 आएगा। अगर हम एक धनात्मक एक ऋणात्मक का गुणा करेंगे तो आंसर जो ऋणात्मक आएगा। और अगर हम एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल ज्ञात करने के लिए दोनों का अगर दोनों धनात्मक हों तब, या दोनों धनात्मक होंगे तो क्या होगा 5 गुणे 5 होगा तो 25 आएगा। तो दोनों अगर धनात्मक होंगे तो जो मान आएगा गुणनफल का उसमें हम क्या लगाएंगे धनात्मक चिन्ह लगाएंगे। और दोनों ऋणात्मक होंगे तब भी जो गुणनफल प्राप्त होगा उसमें जो चिन्ह लगाएंगे गुणनफल का उसमें कौन सा चिन्ह लगाएंगे वो धनात्मक चिन्ह लगाएंगे। तो आपको ध्यान देने वाली बातें क्या क्या हैं कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का अगर गुणनफल प्राप्त करना है तो गुणनफल में जो जो चिन्ह लगाएंगे वह ऋणात्मक होगा, तथा अगर एक ऋणात्मक दो ऋणात्मक है या फिर दो धनात्मक है तो उसमें जो गुणनफल प्राप्त होगा उसमें हम चिन्ह लगाएंगे वह धनात्मक लगाएंगे। तो इसमें यही ध्यान देने वाली बात है। निम्नांकित गुणनफलों का मान रिक्त स्थानों में भरे, तो इसमें इनका मान भरना है। 5 गुणे -4 बराबर कितना होता है 5 और 20, और एक धनात्मक एक ऋणात्मक है तो चिन्ह क्या लगेगा निगेटिव का। -3 गुणे 6 पहले में गुणा कर लेना 18, एक धनात्मक एक ऋणात्मक है तो चिन्ह ऋणात्मक का। 7 गुणे -3 तो 21 आ जाएगा और ऋणात्मक चिन्ह क्योंकि एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है। -4 गुणे 6 कितना आ जाएगा 24, और एक धनात्मक एक ऋणात्मक है तो चिन्ह ऋणात्मक लगेगा। तो -20 इसमें, -21 इसमें, -18 इसमें, -24 इसमें। तो इसका आंसर यही होगा। अगला प्रश्न है खाली जगह भरिए। अब खाली जगह भरना है। 4 दूनी 8 होता है, देख लीजिए 4 दूनी 8 होता है। अब निगेटिव दोनों ऋणात्मक है तो चिन्ह क्या लगेगा धनात्मक, मैंने बताया था। तो धनात्मक कोई चिन्ह नहीं लगता है। -4 गुणे -5 है तो इसका चिन्ह क्या है 20 हो जाएगा गुणनफल, दोनों ऋणात्मक हैं तो चिन्ह धनात्मक लगेगा। -0 गुणे -1 तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। 0 से किसी संख्या में गुणा करेंगे उसका आंसर 0 आएगा। प्रश्न है कि रिक्त स्थानों को भरिए। 7, 9, 11, 13। इसमें क्या है रिक्त स्थानों भरना, ये एक पैटर्न है। 7 एकन्नम 7 हो रहा है गुणे 1, 9 त्रिक 27 गुणे 3 हो रहा है, गुणे 5 हो रहा है। तो यहाँ गुणे 1 हुआ, यहाँ 3 हुआ, यहाँ 5 हुआ, तो यहाँ क्या गुणा होगा 7 होगा। देखिए यहाँ 1 गुणा हुआ, यहाँ 3 गुणा हुआ, यहाँ 5 गुणा हुआ, यहाँ 5 गुणा हुआ, तो यहाँ क्या होगा 7 होगा। तो 13 7 91 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 91। ध्यान रखिएगा 7 एकन्नम 7 हुआ, 9 त्रिक 27 हुआ, 11 5 55 हुआ, तो 13 7 होना चाहिए ना, 13 7 91। तो आंसर 91 होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भिन्नों का गुणा करिए। प्रश्न है निम्नलिखित भिन्नों का गुणा करिए। तो 1/2 गुणे 3/5 का क्या गुणा हो जाएगा 3/10 हो जाएगा, क्योंकि कुछ कट तो नहीं रहा है। तो 3/10 पहले का क्या आ जाएगा 3/10। दूसरा क्या है 7/9 गुणे 4/5 गुणे 3/2। तो 2 से 2 यहाँ 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 तिक्का 9, तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14/15। तो दूसरे में क्या आ जाएगा 14/15। तीसरा है प्रश्न कि 11/5 गुणे 25/22 गुणे 13/15। तो 5 अंक 25 कट गया, 11 दूनी 22 कट गया, तो इसका कितना आ जाएगा 5 15 काटेंगे 3 आएगा, तो कितना आ गया इसका 13/6। तो इसमें कौन सा आ जाएगा आंसर 13/6। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1/8 गुणे 18, 1/13 गुणे कितना करें कि 1 आए। 7 से 1/2 में कितना गुणा करें कि 1 आए, और कितना डैश गुणे 5/12 कितना करें 1 आए। तो हमें 1 लाने के लिए क्या करेंगे, अगर हम 1/2 लिए हैं
और हमें यहाँ 1 लाना है, तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 2/1 से गुणा करना पड़ेगा ना। उसी से उलट देंगे तो जो गुणनफल आएगा वह 1 आएगा। तो आपको देख लेना है। पहला तो देख लेते हैं 1/18, 1/8 गुणे 18, तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, तो कितना आ गया? 4/9 आ गया, सॉरी 9/4 आ गया। अब दूसरा देखिए, 1/13 में से कितना गुणा करें? 1 आए, तो हमें क्या करना है? 13 से गुणा कर देना। 13 से गुणा कर देंगे, 13 13 कट जाएगा, 1 आएगा ना। तो हमें दूसरे में क्या आ गया? 13 आ गया। तीसरे में 7 सही 1/2 है। 7 सही 1/2 क्या लिख सकते हैं? 7 दूनी 14, 15/2। अब 15/2 में कितना गुणा करें कि 1 आ जाए? तो हमें उल्टा कर देना है, 2 गुणे 15, 2/15 कर देंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, 15 15 कट जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा 2/15, और इसमें कितना आ जाएगा? 12/5। 12/5 से कर देंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 12 12 कट जाएगा, 1 आएगा। तो इसमें 12/5 आएगा, इसमें 2/15 आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को जोड़िए। तो इसमें जो हर है वो बराबर है, तो भिन्न को ऐसे ही जोड़ सकते हैं, 8/3 आ जाएगा। और इसमें भी ऐसे ही है, तो 5 3 8 9 8 17, 17/4 आ जाएगा। तो अगर हर समान हो तो उसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं ना। अब अगले में भिन्नों को घटाना है। 8/5 माइनस 6/5, तो 2/5 आ जाएगा, 8 में 6 घटा देंगे। 4/3 माइनस 1/3, तो कितना आ जाएगा? 3/3 आ जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा। 3 से 3 काटेंगे तो 1 आएगा ना, तो इसमें 1 आ जाएगा। 5/2 माइनस 7/2, तो इसमें कितना आ जाएगा? -2/2। अब 2 से 2 कटेंगे तो -1 आ जाएगा। -2/2 कैसे आया कि 5 में से 7 को घटा नहीं सकते, तो 7 में से 5 को घटा देते हैं, लेकिन चूँकि अब बड़े से छोटे से बड़ा घटा रहे हैं तो चिन्ह जो ऋणात्मक लगा देंगे, तो -2 आ जाएगा। तो -2/2 बराबर -1। अगला प्रश्न है कि 3/4 भागे 2/5 को हल करिए। तो 3/4 भाग का चिन्ह हटाने के लिए हमें गुणा लगाएंगे और क्या करते हैं? संख्या को पलट देते हैं, 5/2 हो जाएगा। तो इसका कितना आ जाएगा आंसर? 15/8। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 15/8। दूसरा वाला देखते हैं, 7/3, अब भाग की संख्या पलट देंगे, गुणा कर देंगे तो 7/3 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 49/9। इसको ध्यान रखिएगा, इसको आप क्या करते? 1 ला देते, क्योंकि 7 3 3 7 एक तरह दिख रहा है, लेकिन आप यहाँ गुणा करेंगे तो संख्या पलटेंगी, तो 7 7 हो जाएगा ऊपर, नीचे 3 3, तो 49/9 हो जाएगा। 2/3 गुणे 3/1, तो 3 2 आएगा, तो तीसरे में क्या आ गया? 2 आ गया। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का अंतर 8/13 है। छोटी संख्या 105/52 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दो संख्याओं का जो अंतर है a माइनस बी जो है वह 8/13 है, और छोटी संख्या जो है वह 105/52 है। तो a माइनस 105/52 बराबर 8/13। अब ये निगेटिव चिन्ह इधर माइनस हो रहा है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या a बराबर 8/13 प्लस 105/52। अब यहाँ 52 है, यहाँ 13 है। अब या तो इसका हम एलसीएम ले लें, तो एलसीएम ले लेते हैं, 52 हो जाएगा। 13 चौका 52, 4 गया, 4 8 32 हो जाएगा। 32 प्लस 52 52 एक नंबर 1 जाएगा, 105 आएगा। तो 32 और 105 को ऐड करेंगे तथा 52 आ जाएगा। तो 32 प्लस 105 कितना हो जाएगा? 5 2 7 3, 137/52। तो जो बड़ी संख्या हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? 137/52। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, गीता ने 5/2 किलोग्राम मिठाई 5 बच्चों में बराबर बांटी, तो प्रत्येक को कितने किलोग्राम मिठाई मिली? तो बताइए। 5/2 केजी मिठाई थी, ठीक है। अब 5 बच्चों में बांटी तो भागे 5 हो गया। 5/2 किलोग्राम मिठाई थी, वो 5 बच्चों में बांटी तो भागे 5 कर देंगे। अब गुणा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 5/2 गुणे 1/5 हो जाएगा, तो 5 से 5 कट गया, तो एक बच्चों कितनी मिली? आधा केजी मिली, या फिर 500 ग्राम इसको कह सकते हैं। देख लीजिए, 5/2 मिठाई थी, 5 बच्चों बराबर बांटी है, तो भागे 5 कर देंगे। 5 भाग करना है तो भागे 5 ही तो होता है। अब भाग का चिन्ह हटाने के लिए गुणा करेंगे, उल्टा कर देंगे संख्या, तो 5/2 गुणे 1/5 हो जाएगा। 1/2 आ गया, 1/2 क्या आया? केजी आया, तो आधा किलो या फिर 500 ग्राम इसको हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर जाती है। 6 सही 3/8 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूर जाएगी? बताइए। 1 लीटर पेट्रोल में कितना जाती है? 16 किलोमीटर। 6 सही 3/8 मतलब 8 संग 48, 51/3, 51/8 लीटर में कितना जाएगी?
एक में इतना जाती है तो एक का इतना गुना, तो 16 का भी इतना गुना होगा, मतलब 1 लीटर में 16 किलोमीटर जाएगी। तो 51/8 लीटर में कितना जाएगी, प्रत्येक में एक बार गुणा, तो 51/8 गुणे 16, 8 दूनी 16 बराबर कितना आ गया 102 किलोमीटर। इसको आप समझे। 1 लीटर में कितना जाती है 16 किलोमीटर, 1 लीटर में जाती है 16 किलोमीटर। तो 51/8 लीटर में कितना जाएगी 51/8 गुणे 16, तो 8 दूनी 16, 51 दूनी 102 किलोमीटर आ गया। तो ऑप्शन नंबर 102 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 9 9 9 9। इसे हमें अभाज्य गुणनफल में व्यक्त करना है, तो 3 से ले जाएंगे कितना आ जाएगा 3 3 3 3, फिर 3 से ले जाएंगे कितना आ जाएगा 1 1 1 1। अब कितना ले जाएंगे 11 से ले जाएंगे, 11 से ले जाएंगे कितना आ जाएगा 1 0 1। अब 101 तो किसी से जाएगा नहीं, तो 101 ले जाएंगे। तो 9 9 9 को किस में हम व्यक्त कर सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 101। अगर प्रश्न बनता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त कीजिए, तो 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 101 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के व्यक्त कीजिए। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1 लिख के 4 0 लिख देते हैं। अब इसे हम अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करते हैं। 2 5 500 5000, 2 2500, अब फिर 2 1250, 2 कितना आएगा 625, 4 बार 2 आ गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब 625 को कितना बार ले जाएंगे 5 125, 5 5 जाएगा तो 5 25 25 आ जाएगा, फिर 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा, फिर 5, तो 4 बार 5 गया है, 4 बार 2, तो 10,000 को अगर हमें गुणनफल में व्यक्त करना है तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, मतलब 2 बार 4 बार 2 4 बार ही 5। तो इसको ऐसे व्यक्त करेंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब उन संख्या काटिए सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या हो, तो 2 3 5 7 ऐसे काटते हैं हम। 1728 के अभाज्य गुणनखंड, इसको आप ऐसे ही इसको भी याद कर लेंगे जैसे मैंने ऊपर बताया कि गुणनखंड करिए अभाज्य संख्याओं से, 2 से करिए, 3 से करिए, 5 से करिए, 7 से करिए, 11 से करिए, 13 से करिए, ऐसे ही आप इसको भी कर लेंगे। अगली संख्या है कि 112 120 135 140 150 या 1228 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 1 2 मैं बता देता हूँ, उसके बाद फिर से आप कर लेंगे। 112 2 ले जाएंगे कितना आएगा 56, फिर 2 ले जाएंगे 28, फिर 2 ले जाएंगे 14, फिर 2 ले जाएंगे 7 आएगा, फिर 7 ले जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, 4 बार 2, तो 112 क्या हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। देख लीजिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112। 120 का भी मैं बता देता हूँ वैसे ही। 120 का देख लीजिए 2 60 2 30 2 15 और 3 और 5 जाएगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ऐसे ही आप सब कर लीजिएगा। प्रश्न 80 ये प्रश्न है 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं। तो 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी? 81 होती है, नहीं, 9 9 81 होती है। 82 2 से कटेगा। 83 किसी से कटती है बताइए? 83 किसी से नहीं कटेगी, 83 अभाज्य संख्या होगी। 84 तो कट ही जाएगी। 85 तो 5 से भी कटेगी। 86 2 से कटेगी। 87 होगी, बिल्कुल 87 होती है, 3 से कटेगी। 88 तो कट ही जाएगी। तो इसमें और कौन सी संख्या हो जाएगी? 89। 83 और 89 जो हैं वह अभाज्य संख्याएँ हैं। तो 80 और 90 के बीच में जो अभाज्य संख्याएँ वो कौन सी हैं? 83 और 89। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है एक खंभे को 9 सेकंड में पार कर लेती है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई कितनी है? 270 मीटर है। तो यह कितनी हो जाएगी? 270 बटे 1000 से गुणा कर देंगे तो यह किलोमीटर में आ जाएगी। तथा यह समय कितना लगा है? 9 सेकंड।
9 सेकंड लगा है तो इसको घंटे में कैसे करेंगे, 60 से भाग कर देंगे तो मिनट में आ जाएगा, गुणे 60 तो घंटे में आ जाएगा, 9/60 गुणे 60। अब 1 घंटे में कितना चल जाएगी वो, तो इसका हमको भाग करना है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितनी है 270/1000 अपॉन 9/60 गुणे 60। तो ये ऊपर आ जाएगा 270/1000 गुणे 60 गुणे 60 गुणे 9, 60 गुणे 60, तो 9 त्रिक 27, 30 आ गया, 0 0 कटा, इन 2 जीरो से ये 0 कटा, ये 0 कटा, तो 3 छंग 18, 18 छंग कितना 108। तो डिस्टेंस स्पीड कितनी है किलोमीटर प्रति घंटा में, 108 किलोमीटर प्रति आवर। इसको फिर से देख लीजिए, 1 मीटर में कितने होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब 270 मीटर में कितने हो जाएंगे, 270/1000 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर ही तो होता है। और 1 सेकंड में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तथा 3600 हावर होते हैं ना, एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो 9 सेकंड में 9/3600 हो जाएगा। दोनों की स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा के भाग करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, तो उसी से मैंने कर दिया। निम्नलिखित को जोड़िए, 0.3 गुणे 0.3 + 0.4 0.7 आ जाएगा, 0.34 + 0.52 तो 4 2 6 5 3 8 0.86 आ जाएगा, तथा इसमें 4.75 आ जाएगा। तो इसको देख लीजिएगा आप। प्रश्न है, आकाश ने एक किताब 12.75 को तथा एक कॉपी 7.50 खरीदी, बताओ उसने कुल कितने का सामान खरीदा, बताइए। 12.75 और 7.50, 5 7 5 12, 7 2 9 1 10, 20.25 का खरीदा, तो उसने सामान टोटल कितने खरीदा, 20.25 का। अगला प्रश्न इसी प्रकार घटाना है। प्रश्न देखते हैं, 17 डेसीमीटर में से 35 सेंटीमीटर घटाइए। तो 17 डेसीमीटर में 35 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर में क्या होता है, 10 सेंटीमीटर होते हैं, इसको आपको पता होना चाहिए। 1 डेसीमीटर में कितने होते हैं, 10 सेंटीमीटर, इसको आप नोट कर लीजिए। 17 डेसीमीटर में कितने हो जाएंगे, 170 सेंटीमीटर। 35 हमें घटाना है, 35 घटा देते हैं, 10 में 5 के 5, 6 में 3 के 3, तो 135 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। 1 डेसीमीटर में कितने होते हैं, 10 सेंटीमीटर होते हैं। अगला प्रश्न है, ज्योति एक दुकान से हल्दी 4.75 की, नमक 5 रुपये की तथा धनिया 3.5 रुपये की और तेल 16.5 का खरीदती है। यदि उसने 50 का नोट दिया है तो दुकानदार उसे कितने रुपए लौटाएगा। तो इसको पहले जोड़ देंगे, 4.75 और 5 कितना हो जाएगा, 5 4 9, 9.75 हो गया। 9.75 + 3.5, 9.75 + 3.50, 5 7 5 12, 9 3 12 1 13, 13.25 हो गया। 13.25 16.5, तो 5 5 2 7 6 3 9, 29.75 हो गया। अब 50 में से 29.75 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 5 2 20, 20.25 इसका आंसर आ जाएगा। इसमें करना क्या था, टोटल जोड़ लेना था। उसने 50 का नोट दिया, उसने इतने का खरीदा, 29.75 का रुपये का खरीदा सामान, और 50 का नोट दिया, तो उसे वापस कितने मिलेंगे, 50 में से 29.75 घटा देंगे तो 20.25 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो निम्नांकित युग्मों के ऐसे समापवर्त ज्ञात कीजिए जिनका मान 80 से कम हो। मतलब ऐसा एलसीएम बनाता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर 9 और 15 का बताना है जो 80 से कम हो। बताइए कौन सा होगा, जो 9 और 15, मतलब इसमें समान शब्दों में कहो तो ऐसा समापवर्त का मतलब होता है कि ऐसी संख्या बताइए जो दोनों से कट भी जाए और 80 से कम हो। तो इसमें बताइए 9 को देखते गुणनफल 9 का हम पहाड़ा देखेंगे कि जो 15 से कटे, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36 कटेगा, 9 5 45, हाँ 45 कटेगा, और 9 कोई कटेगा नहीं, 90 भी नहीं कटेगा। तो 9 80 से कम चाहिए, तो 80 से कम और कौन से 45 ही हो जाएगा। तो 9 और 15 कौन सा हो जाएगा, 45। 6 और 10 का देखते हैं, 6 और 10 में 6 10 में देखते हैं 10 और 6 से जो दोनों कटे और 80 से कम हो। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24 कटेगा ही नहीं, 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 6 7 42, 6 48, 6 9 54, 6 10 60। तो इसमें 30 और 60 दोनों कटेंगे, देख लीजिएगा। इसमें 30 और 60, क्योंकि 10 नहीं है 30 भी होता है, 10 छक्के 60 होता है, 30 और 60 हो जाएगा इसमें।
8 और 9 में कौन सा हो जाएगा? 8 और 9 का सबसे जो सामान्य होगा और सब 80 से छोटा हो जाएगा, वो केवल एक 72 होगा। 7 और 11 में सिर्फ एक होगा, 77 होगा। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या में बतानी है। तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, बताइए आप? 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है। इसको आप ध्यान रखिएगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है। 1728 के अभाज्य गुणनखंड बताने हैं, इसको आप कर लीजिएगा। 1728 मैंने ऊपर बताया कैसे करना है। 625, 3325, 1500, इसको भी मैंने बताया है आपको। सॉरी, मासा निकालना है। मासा अभी आपको मैंने नहीं बताया है। मासा चलिए देख लेते हैं गुणनखंड विधि से। तो 625 का गुणनखंड पहले करते हैं। 625 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। 3325 का क्या हो जाएगा? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 बार 5, तथा 15 6 25 का क्या हो जाएगा? 6 बार 5, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब हमें इसमें देखना है जो कॉमन हो। कॉमन कितनी संख्याएं हैं बताइए, बताइए। तो इसका मासा कितना होगा जो सब में कॉमन हो? तो 4 5 जो है सब में कॉमन है, तो मासा कितना हो जाएगा? 55 25 पंचे 125 55 625। तो ऑप्शन नंबर 625 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित का मान ज्ञात करिए। 8 गुणे -4 गुणे -5, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, और माइनस माइनस गुणा धन हो जाता है, तो प्लस 20 हो जाएगा। 8 गुणे 20, 8 गुणे 20 कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 160। अब -10 गुणे -10 गुणे -10 है, तो -10 का क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 गुणे -10 का क्या हो जाएगा? -1000। ऐसे गाँव में है 2 गुणे 35 गुणे -5, तो -2 और -5 का क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 गुणे 35 बराबर 350। ऐसे आप सब कर लीजिएगा। ठीक, ऐसे ही ये भी करना है। अगला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 49 49 और 109 से भाग देने पर क्रमशः 1 3 और 5 शेष बचे। तो इसमें बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है जिसमें 49 59 109 पर भाग देने पर क्रमशः 1 3 5 शेष बचे। इस प्रकार के प्रश्न में हमें क्या करना है? पहले तो शेष घटा ही देना है। तो 49 में से 1 घटाएंगे 48, 59 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? 56, और 109 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 104। अब इन तीनों का मासा निकालेंगे। तो 48 भागे 56, भाग विधि से कर लेते हैं, आसान होता है। 48 से करना 48, 8 6 48, 8 आ गया। 8 को 104 से भाग देते हैं। 8 का नाम 8, 8 3 24, 8। तो इसका मासा कितना हो गया? बड़ी बड़ी संख्या जो भाग देने पे तीनों काट देगी, और मतलब 48 56 104 वो संख्या है, उसका मासा 8 है। 8 वह बड़ी बड़ी संख्या है जो तीनों काट देगी। लेकिन अगर इसमें से 1 3 5 क्रमशः ऐड कर देंगे तो शेषफल कितना क्रमशः आएगा? 1 3 5 ही तो आएगा। तो 8 इसकी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, 16 44 64 का लासा। 16 44 64 का लासा निकाल लेते हैं। चलिए, 16 44 64, 2 2 8 16, 22 32, 2 4 11 16, 2 2 11 8, फिर 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1 11 और 4। तो उसके बाद कितना जाएगा? 4 और 11 जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना हो गया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 11। तो इसका कितना आ जाएगा आंसर? आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 चौके 64 64 ग्राम में 64 दाम में 640 प्लस 64 704। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 704। इसको ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, वह छोटी छोटी संख्या बताइए जो 20 25 30 40 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो इसमें एलसीएम निकालना, 20 25 30 40 का एलसीएम निकालना। छोटी छोटी संख्या पूछे तो हमेशा एलसीएम निकलेगा। 30 40 2 10 25 15 20, फिर 2 जाएगा, 2 पंचे 10 25 15 10, फिर 2 जाएगा 5 25 15 5 5, फिर 5 25 15 5 आ गया है, 3 बार 2 आ गया है। 5 25
15, 5, 5 से जाएगा 1, 5 अंक 25, 5 3 15, 5, फिर 5 और 3, तो 3 बार 2 था, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 आया था, फिर 5 गुणे 5 आया था, 2 बार 5, 1 बार 3 आया था, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 24 पंचे 120, 120 पंचे 600। तो आप आंसर क्या आ जाएगा, 600 हुआ। छोटी छोटी संख्या होगी जो इन चारों से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार अगला प्रश्न करना है। निम्नलिखित को प्रश्न प्रतिशत में बदलिए। 3/8 को परसेंटेज में बदलना है। 3/8 तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 4 दूनी 8, 25, 25 3 75, 75/2 आ गया। 75/2 परसेंट बराबर 37.5%, 37.5% आ गया। अगला देखते हैं 2/5 गुणे 100, 5 दूनी 20, तो इसका कितना आ गया, 40%। ठीक है, ऐसे 2/25 वाला हो जाएगा। 2/25 प्रतिशत बदलने के लिए हमें 100 से गुणा करना है। 25 चौके 100, 4 दूनी 8% आ गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए पॉइंट वाली संख्या को। 0.12 लिखा है, तो 0.12 क्या हो जाएगा, 0.12 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 12/100, 12/100 लिख सकते हैं ना। अब इसको प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा भी करना है, तो 100 से गुणा कर देंगे, 100 कट जाएगा, तो प्रतिशत कितना आ जाएगा, 12%। ठीक इसी प्रकार 0.04 लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/100, और 100 से गुणा कर देंगे, 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा प्रतिशत, 4% आ जाएगा। अब 0.015 लिखा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1.5 गुणे 100, क्योंकि पॉइंट 2 पॉइंट हटेगा तभी 100 से आएगा, तो 100 हमें नीचे लाना है, और 100 से गुणा कर देंगे, 100 से 100, तो 1.5% इसका आ जाएगा। अब अगला प्रश्न है, दशमलव को भिन्न में बदलना है। 45%, तो 45% बराबर क्या होता है, 45/100, 5 9 45, 5 दूनी 10, 9/20 आ जाएगा इसका उत्तर। सेकंड है 24.5, तो 24.5 गुणे 100, पॉइंट हटेगा तो 1000 आ जाएगा, 1 जीरो और आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका काटेंगे तो 49/200 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार थर्ड भी करना है। थर्ड क्या करेंगे, 175 कर देंगे, परसेंटेज है 100 लगाएंगे, और पॉइंट हटाए हैं तो 0 1 और लगा देंगे, तो इसको काट देंगे, 5 3 15 और 5 25, 35/200 आ गया इसका आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न भिन्न को सरलतम रूप में लिखिए। 12% है, 12/100 लिख देंगे। 12/100 क्या है, 4 3 12, 4 25, 3/25 हो जाएगा। ऐसे ही सबको लिखना है, इसको आप कर लीजिएगा। प्रतिशत में प्रदर्शित करना है, 1/4 को गुणे 100 कर देंगे, 4 25%, तो 25% आ गया। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना है, तथा प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए 100 से भाग कर देना है, तो इसको आप कर लीजिएगा। निम्नलिखित को दशमलव बदलिए। 25% को हमें दशमलव बदलना है, 25/100 हो गया, तो 100 से भाग देंगे तो क्या है, 2 अंक बाद दशमलव, तो 25.25 हो जाएगा। 35% का क्या हो जाएगा, 0.35, 30% का 0.30 हो जाएगा, 80% का 0.80 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को प्रतिशत बदलिए। इसको मैंने आपको अभी बता ही दिया है। 0.12 है तो 12/100 हो जाएगा, और प्रतिशत बदलना है, 100 से गुणा करना है, तो 100 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 12% आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार कर लीजिएगा इसको आप। अगला प्रश्न है कि अजय ने बाजार में 5 दर्जन केले खरीदी। यदि 20% खराब निकल गए तो शेष अच्छे बचे केले की संख्या है। तो उसने केले कितने खरीदे, 60 खरीदे। 5 दर्जन बराबर 12 पंचे 60। अब 20% खराब है तो बच्चे केले कितने अच्छे हैं, 80%, तो 80% निकाल लेते हैं, 80/100, 100 0 0, ये 0 कट जाए, 48, तो 48 केले जो हैं वह अच्छे हैं, और ख़राब कितने हैं, फिर 12 खराब हैं। अगला प्रश्न है कि एक बाग में 30% पेड़ जामुन के हैं, शेष आम के हैं। यदि बाग में पेड़ों की संख्या 600 है तो आम के पेड़ों की संख्या कितनी है। तो 600 का 70% ही तो आम का पेड़ होंगे, क्योंकि 30% जामुन के हैं, तो टोटल 100% होता है। तो 600 का 70% निकाल लेते हैं, 100 डबल 0 काट लेंगे, तो 420 जो पेड़ हैं वह आम के हैं। 600 में 420 पेड़ किसके हैं, आम के हैं। अगला प्रश्न है, एक साइकिल रुपये 1800 में बेचने पर 10% की हानि हुई, तो साइकिल क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो साइकिल को क्रय मूल्य पे हमने 10% पे हानि हो गई, तो मान लीजिए कि क्रय मूल्य 100 है, तो हानि कितनी हो गई, 10 की। तो जो विक्रय मूल्य हो गया वह 90 हो गया ना। विक्रय मूल्य क्या हो गया,
90 हो गया, लेकिन 90 नहीं है, विक्रय मूल्य 1800 है। तो कितना गुना है? 90 गुणा 20 गुना है ना। विक्रय मूल्य 90 नहीं है, 1800 है, तो 20 गुना ज़्यादा है, तो हम क्रय मूल्य को भी 20 गुना ज़्यादा कर देंगे, तो 100 गुणे 20 कर देंगे, क्योंकि प्रत्येक मान लेना पड़ेगा। जब ये 20 गुना ज़्यादा कर दिए तो दोनों में अगर बराबर वैल्यू कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 2000 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 2000 हो गया। इसको आप समझे? मान लीजिए क्रय मूल्य 100 था, 10 की हानि हुई तो विक्रय मूल्य 90 हुआ, लेकिन 90 नहीं दिया गया है, विक्रय मूल्य 1800 दिया गया है। 1800 का मतलब क्या है? 90 का 20 गुना। तो जब विक्रय मूल्य 20 गुना हो रहा है तो क्रय मूल्य भी 20 गुना होना चाहिए, गुणे 20, तो 2000 आ गया। 2000 क्रय मूल्य ही पूछा था, तो उत्तर हो गया 2000। प्रश्न है कि एक शिविर में 400 सैनिक थे, 40 सैनिक और आ गए, सैनिकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 40 की वृद्धि हुई, 40 की वृद्धि हुई कितने पर? 400 पे ना। 40 की वृद्धि कितने पे हुई? 400 पे, गुणे 100। 100 से 100 जीरो कट गया, 4 दामा 40, तो कितने परसेंट वृद्धि हुई? 10% की वृद्धि हुई ना। तो ऑप्शन नंबर 10% इसका सही होगा, क्योंकि 400 सैनिक थे, 40 सैनिक और आ गए, तो सैनिक में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 10% की 40 का 400 10% तो होगा। अगला प्रश्न है, एक छड़ 72 सेंटीमीटर लंबी थी, इसमें से 8 सेंटीमीटर काट के खूंटी बना दी गई, छड़ अब कितने प्रतिशत छोटी हो गई है? तो छड़ छोटी कितनी हुई? 8। छोटी कितनी किससे की गई है? 72 से, तो गुणे 100। तो छोटी जो खूंटी की लंबाई थी वो 8 सेंटीमीटर है, छोटी कितनी की गई? 8 सेंटीमीटर। तो सर छोटी किससे की गई है? 72 सेंटीमीटर। तो 8 9 72, 9/100, 100/9 हो गया। तो इसका कितना आ गया? 11.1% छोटी हो गई। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ₹500 को 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर साधारण ब्याज बराबर PRT इंटू 100 होता है ना। PRT बराबर 100, PRT/100 होता है। तो 500 गुणे 3 गुणे 12/100, 100 से 5 से कट गया, 12×5 60, 60×3 180 रुपये जो है वह साधारण ब्याज है 500 रुपये का, क्योंकि ये प्रिंसिपल था, ये क्या था? रेट था, ये टाइम था। वार्षिक रेट कितना है? 3 वर्ष, सॉरी ये टाइम था और ये रेट था। टाइम कितना है? 3 वर्ष, और रेट कितना है? 12%। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार में 1200 का कंबल 20% छूट देकर बेचा गया, याद कीजिए कंबल कितने में बेचा गया? तो 1200 का कंबल था, 20% छूट दी गई, 1200 को 20% निकाल लेते हैं, सॉरी 80% निकाल लेंगे तो जो बेचा गया वही आ जाएगा ना। 20% छोड़ दिया गया तो 80% तो बेचा गया, तो 80% देख लेते हैं। 100 कट गया, 12×8 96, तो 960 रुपये में कंबल बेचा गया। तो आंसर कितना हो जाएगा? 960। अगला प्रश्न है कि एक टेप रिकॉर्डर 12% की हानि में 880 में बेचा गया, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लीजिए 100 रुपये क्रय मूल्य है, मान लीजिए अभी, और 12% हानि पर बेचा गया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 88। लेकिन सेलिंग प्राइस 88 नहीं है, 880 है। सेलिंग प्राइस कितनी है? 880। कितना गुना है? 10 गुना ज़्यादा है। और जब विक्रय मूल्य 10 गुना बढ़ा रहे हैं तो क्रय मूल्य भी 10 गुना बढ़ाएंगे, गुणे 10 कर देंगे, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 1000। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1000। इसको, इस ट्रिक को आप देख लीजिए। मान लीजिए 100 रुपये की हानि हो रही है, 100 रुपये क्रय मूल्य है, हानि कितनी है? 12 की, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 88। 88 नहीं है, विक्रय मूल्य 880 है। कितना गुना? 10 गुना ज़्यादा है, तो 100 को भी 10 गुना ज़्यादा कर देंगे तो 1000 आ जाएगा। तो 1000 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संजू ने एक बछड़ा 2500 रुपये में खरीदा और उसे 6% की हानि पर बेच दिया, तो बछड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 2500 का 6% हम निकाल लें, 2500 का गुणे 6, 100 को 25 छक्के 125 हो जाएगा। तो 150 रुपये, 25 छक्के 150 रुपये की हानि हुई है। अब 2500 का खरीदा और 150 का हानि, 2500 माइनस 150 कर देंगे, 150, तो कितना आएगा? 0, 10 में 5 के 5, 4 में से 1 गए 3, 2350 रुपये में उसने बेच दिया। तो ऑप्शन का क्या उत्तर हो जाएगा? 2350 रुपये। जिसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एक फर्नीचर विक्रेता ने एक सोफ़ा सेट 5% लाभ से 4620 में बेचा, उसका लाभ याद कीजिए। तो 5% लाभ पर बेचा, तो 4620 जो है वो क्या है? मान लीजिए CP 100 था, तो SP कितना हो गया?
105 हो गया ना, 5% लाभ पे बेचा। अब 105 नहीं है, 4620 है, तो 105 4620 का कितना गुना है, तो इसको आप देखिए। तो 105 4620 का कितना गुना है, 44 गुना। इसको आप भाग कर लीजिए, 105 गुणे 44 कितना होता है, 4620, क्योंकि 105 चौके कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। तो बचा कितना, फिर 420 बचेगा, तो फिर 4 से ले जाएंगे तो 420 कट जाएगा। अब जब विक्रय मूल्य में 44 गुना हो रहा है तो क्रय मूल्य भी 44 गुना हो जाएगा, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4400 हो जाएगा। अब देखिए 4620 विक्रय मूल्य था, क्रय मूल्य कितना है 4400, तो लाभ कितना हो जाएगा, दोनों घटा देंगे, 0 2 6 में 4 गए 2, 220 रुपये जो है वह लाभ हुआ है, तो 220 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिन का भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। तो इसको कैसे लगाते, छात्र दिन, 50 छात्रों के लिए कितने दिन का खाना था, 40 दिन के लिए। 80 छात्रों के लिए यहाँ इधर बढ़ रहा है तो ये इधर बनना चाहिए ना, दिन कम होने चाहिए, तो यहाँ दिन कम हो जाएगा, ये 40 ज़्यादा अधिक होगा, ये इधर दिन कम होगा, तो 80x इसको हम गुणा कर देंगे। रेशियो कैसे बन गया, रेशियो बन रहा है, बढ़ रहा था इधर से पहले 80 गुणे 50 रेशियो 40 रेशियो x, तो 80x बराबर कितना हो जाएगा, 50 गुणे 40, x बराबर कितना हो जाएगा, 25 दिन। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 25 दिन। अगला प्रश्न है कि एक कक्षा में 60 विद्यार्थी थे, 60% प्रथम, 20% द्वितीय तथा शेष तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताइए। तो बताइए कितनी संख्या है, 60 विद्यार्थी थे, 60 का 60% कितना हो जाएगा, 36 विद्यार्थी जो हैं वह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, तथा 60 का 20% निकाल लेते हैं वह द्वितीय श्रेणी, तो 12 6 दूनी 12, तो 12 बच्चे ऐसे हैं जो तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। 36 12 48 हो गया, बच्चे कितने, 12 और, जो 12 और बच्चे वह तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, शेष जो हैं वह तृतीय में हुए हैं ना। तो 36 प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, 12 द्वितीय में, तो तृतीय में कितने होंगे, 36 12 48, 60 - 12 60 - 48 बराबर 12। अगला प्रश्न है कि विभिन्न वर्षों में एक संस्थान के प्रशिक्षुओं की कुल संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है। 2015 में प्रशिक्षुओं की संख्या 400 थी, 2016 में 300, 17 में 500, 2018 में 600 और 2019 में 700 थी। उपरोक्त सारणी से एक संकेत स्माइली बराबर 100 प्रशिक्षु लेकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ष 2017 में कुल कितने प्रशिक्षुओं को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं। तो 2017 में एक स्माइली बराबर 100 है, तो 2017 में 500 प्रशिक्षु थे, तो कितनी स्माइली हो जाएगी, 5 स्माइली हो जाएगी ना, तो 5 स्माइली से निरूपित किया जाएगा। वर्ष 2015 में कुल कितने प्रशिक्षु के लिए 4 संकेत प्रयुक्त हुए हैं। 2015 में 400 लोग थे, तो 4 संकेत ही प्रयुक्त होंगे ना, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, 4 स्माइली। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको बनते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए। इसमें मैंने इसको हल करके बता दिया, क्योंकि चित्र बनाना आसान नहीं है, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो इसलिए मैंने हल करके बता दिया है। श्री कृष्णा बुक एजेंसी की दुकान पर जनवरी से जून तक बेची गई पुस्तकों की संख्या सारणी है। जनवरी में 10 बुक बेची गई, फरवरी में 15, मार्च में 25, अप्रैल में 40, मई में 50 और जून में 70। और उत्तर में हम आपको क्या बताना है कि आप संकेत मान लीजिएगा, एक पुस्तक का संकेत बराबर 5 पुस्तकें हो जाएंगी। तो जनवरी में कितनी पुस्तक के संकेत बेचने होंगे, एक पुस्तक का संकेत बराबर 5 पुस्तक हैं, तो 10 पुस्तक बेचेगी तो 2 संकेत हो जाएंगे ना। फरवरी में 3 हो जाएंगे तथा मार्च में कितने हो जाएंगे, 5। इसी प्रकार आपको करना है। कह रहा है कि एक साइकिल के पहियों में 36 तीलियाँ हैं, तो एक साइकिल के पहियों में 36 तीलियाँ हैं। पहिए क्या होते हैं, गोल का एंगल कितना हो, टोटल 360 डिग्री। तो एक पहिए के बीच में 36 डिग्री है, तो आसन तीलियों के मतलब 2 तीलियों के बीच में कोण कितना होगा, 36/360 बराबर 10 डिग्री। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 10 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 6 सेंटीमीटर लंबाई, देखिए अब प्रश्नों की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बढ़ रही है। 6 सेंटीमीटर लंबाई और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली आयतों की रचना करें और उसके विकर्ण को नाप कर संबंध स्थापित करें। तो चलिए, आयत बना है, 6 सेंटीमीटर लंबाई है और 4 सेंटीमीटर इसकी क्या है, चौड़ाई है। अब इसके विकर्णों को हमें नापना है। विकर्ण को नापना है, देख लीजिए, ये जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज जो होता है, जो सी बी स्क्वायर है, वह सी डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर के बराबर होगा ना।
सी बी स्क्वायर सी डी स्क्वायर प्लस डी बी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो सी बी स्क्वायर बराबर 6 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, तो बराबर सी बी के स्क्वायर बराबर 36 प्लस 16 बराबर 52 हो गया। तो सी बी बराबर कितना आया, √52 आएगा ना। अब देखिए, अब ठीक इसी प्रकार राइट एंगल ट्रायंगल इसमें भी बन रहा है, 6 4 इसमें भी दिया गया है, तो सी बी की स्क्वायर इसमें भी वही सेम है। और सॉरी, इसको तो हमने कर लिया। अब इसमें देखिए ये वाला विकर्ण देख, ए डी की स्क्वायर बराबर, ए डी का स्क्वायर बराबर 6 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, ए डी की स्क्वायर में इसमें भी क्या आएगा, 52 आएगा। देख लीजिए दोनों विकर्ण जो हैं वह √52 आ रहे हैं, क्योंकि ए डी स्क्वायर बराबर 52 है, तो ए डी बराबर कितना हो जाएगा, ए डी बराबर √52 हो जाएगा, और बी सी बराबर भी √52 हो जाएगा। तो विकर्ण की गणना करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, विकर्ण सी बी और विकर्ण ए डी बराबर हैं। विकर्ण सी बी और विकर्ण ए डी क्या बराबर है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि आयत के दोनों विकर्ण की नाप बराबर होती है। तो ध्यान रखिएगा, इससे क्या सिद्ध होता है कि आयत की दोनों भुजा की नाप बराबर होती है, दोनों विकर्ण की नाप बराबर होती है। अगला प्रश्न है कि 5.5 सेंटीमीटर नाप से एक वर्ग की रचना करें एवं उनके विकर्णों के मध्य बने कोण की माप करें। तो हमें इनके मध्य के बने कोणों का नाप करना है। चलिए देखते हैं। अब इसमें देखते हैं कि जब हम ए और डी को मिलाएंगे और बी और सी को मिलाएंगे, दोनों रेखाएं ए डी और सी बी एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, ई पॉइंट पे, यहाँ काट रही हैं ई पॉइंट पे। और हम ये जानते हैं कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे के समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो वर्ग के विकर्ण जो होते हैं वह एक दूसरे को समद्विकोण पे, मतलब यहाँ जो है वह राइट एंगल बनता है। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे विभाजित करते हैं। तो क्या हो जाएगा, विकर्ण के बने मध्य कोण क्या हो जाते हैं, 90 डिग्री हो जाएंगे। इसमें आप कैसे लिखेंगे कि जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ग के विकर्ण जो हैं वह एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसमें आप बता देंगे कि वर्ग के जो विकर्ण है वह एक दूसरे को चूँकि समकोण पे काटते हैं, इसलिए सभी विकर्णों की जो कोण हो जाएंगे वह 90 डिग्री हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 6 सेंटीमीटर लंबे तथा 4 सेंटीमीटर चौड़े आयत का परिमाप ज्ञात करिए। तो परिमाप क्या होता है, 2 यल प्लस बी। यल क्या है, 6 है, 2 6 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा, परिमाप 20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है कि एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो गत्ते की चौड़ाई आयताकार है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, यल गुणे बी बराबर 117। लंबाई कितनी है, 13, 13 गुणे बी बराबर 117। तो बी क्या हो जाएगा, 13 से 117 काट देंगे, 9 सेंटीमीटर। बी क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 5 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के परिमाप ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a, 4 गुणे भुजा, तो एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, 4 गुणे 5 बराबर 20 हो जाएगा। तो 20 सेंटीमीटर वर्ग का परिमाप हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है दी गई ABCDE आकृति का परिमाप 14.28 सेंटीमीटर है, जिसमें AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 3.8 सेंटीमीटर, DE बराबर 2.3 सेंटीमीटर, EA बराबर 2.05 सेंटीमीटर। वक्र CD का माप ज्ञात करिए। चलिए देखते हैं। अब देख लीजिए कि भुजा क्या क्या दी गई, AB दी गई है, AE दी गई है, ED दी गई, BC दी गई है और टोटल दिया गया है। तो हम DC हमें क्या प्राप्त करना है, CD प्राप्त करना है। CD में क्या करेंगे, टोटल में से पहले हम क्या करेंगे, 3.5, 3.8, 2.3 और 2.05 को जोड़ देंगे। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, 5, 8, 3, 11, 11, 5, 16 पॉइंट के क्या आ जाएगा, 11। इसमें 11.65 आ गया टोटल। अब टोटल 11.65 आ गया, तो 11.65 प्लस CD बराबर कितना है, 14.28। टोटल इतना है। अब CD ज्ञात करने के लिए क्या करना है हमें, 14.28 में से 11.65 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 8 में 5 गए 3, 12 में 6 गए 6.3 में से गए 2.63 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी बहुभुज की समस्त भुजाएं समान हो तो उस समबहुभुज कहते हैं। किसी बहुभुज की अगर समस्त भुजाएं समान हो तो क्या कहते हैं, उसे समबहुभुज कहते हैं। एक समखट की एक भुजा की माप 2.332 सेमी है। समखटभुज का परिमाप क्या होगा, तो समखटभुज क्या है, मतलब हेक्सागन है। हेक्सागन का परिमाप क्या होता है, 6a होता है। तो 6 गुणे 2.32 हो जाएगा। तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 1 19 पॉइंट 6 दूनी 12, 1 13, 13.92 इसका सही उत्तर होगा। 6a बराबर 6 गुणे 2.32, तो 13.92 हो जाएगा इसका उत्तर।
संकेत वाला, इसको मैंने जैसे बताया था संकेत की तरह करना है कि गुलाब दिए गए तो संकेत 5 फूल दिखा देंगे। तो इसमें मतलब दिया गया है कि अगर एक गुलाब है तो उसमें एक दिन में 30 गुलाब लगे हैं तथा गुलाब को संकेतों में कितनी गुलाबों से दर्शाया गया है, 1 2 3 4 5 6 फूलों से दर्शाया गया है। टोटल गुलाब कितने हैं, 30। तो एक संकेत बराबर कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा ना, 6 5 30 तो 5 ही तो होगा। तो इसमें ऐसे करना है। ठीक इसी प्रकार ये भी करना है। अब चलिए कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। वृत्त किसे कहते हैं? यदि प्रकार से एक पेंसिल लगाकर प्रकार की नोक किसी निश्चित बिंदु पर रखकर घुमाए तो वृत्त की रचना होगी। मतलब प्रकार ऐसे रख के, अगर प्रकार ऐसे एक बूंदी पर रख के ऐसे नचाएंगे तो एक वृत्त की रचना होगी। प्रकार को अगर ऐसे रख के आप नचाएंगे तो एक वृत्त की रचना होगी। व्यास क्या है? वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के मिलान वाली ऐसी सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती। तो क्या व्यास पूछा, व्यास कहाँ है? तो ये मान लीजिए केंद्र है, ये केंद्र है, तो व्यास से होकर कोई भी रेखा जाएगी तो वो केंद्र से होकर वह व्यास है। कोई भी रेखा व्यास से होकर जाएगी और वह दो बिंदुओं को मिलान करेगी वृत्त में, तो वह क्या है, व्यास है। त्रिज्या क्या है? वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो त्रिज्या क्या है? वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। परिधि तक मतलब यहाँ तक, तो वृत्त के केंद्र से मतलब केंद्र से कहीं से भी इतनी दूरी परिधि तक की त्रिज्या कहलाएगी। तो ये त्रिज्या है। परिधि क्या होती है? वृत्ताकार घेरे के परिमाप को उस वृत्त की परिधि कहते हैं। तो मतलब परिमाप जो होता है, टोटल अगर हम एक चक्कर मार लेंगे तो यही परिधि है, जिसे परिमाप कहते हैं। बाकी भुजाओं में, बाकी मतलब बाकी चित्रों में उसे वृत्त में क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। जीवा क्या है? किन्हीं दो बिंदुओं के मिलान वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। वृत्त से केंद्र से होने वाली जीवा व्यास। तो जीवा क्या है? कोई भी दो रेखा जो जाए ऐसे तो उसे जीवा कहते हैं, जो दो बिंदुओं को मिलान करे। और ध्यान रखिए, केंद्र से होकर केवल जो जीवा जाती है उसे क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। केंद्र से होकर अगर कोई जीवा जा रही है तो उसे व्यास कहेंगे, बाकी वैसे कोई जा रही है तो उसे जीवा ही कहेंगे। प्रश्न है कि 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचे जिसकी त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। तो 7.2 का हम व्यास खींच लिए। त्रिज्या ज्ञात करने के लिए क्या करना है, 7.2 को आधा कर देंगे। व्यास बराबर, क्योंकि क्या होता है, तो 2 गुणे त्रिज्या बराबर व्यास होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 3.6 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पास चित्र में आयत की भुजाएं दी गई हैं, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप ज्ञात करना है। 2 9 + 3 बराबर 24 सेंटीमीटर। 2l + b होता है इसका फार्मूला। अगला प्रश्न है, कपड़े के 3 थानों की लंबाई क्रमशः 125 सेंटीमीटर, 220 मीटर और 275 मीटर कपड़ा है। बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़े को पूरा नाप सके। तो बताइए, तो बड़ी हमें क्या करना है, इसमें हमें इसका HCF निकालना है, अर्थात महत्तम समापवर्त निकालना है। क्योंकि 3 थानों की लंबाई पूरी नापने के लिए बड़े से बड़ा फीता ज्ञात करने के लिए तीनों लंबाई का मासा ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। पहले हम बड़ी से बड़ी दो संख्या को लेते हैं। 220 × 275, 1 220 कितना आया, 5 25 बहुत सारी 55 220 से कट ही जाएगा तो 125 देखते हैं। 125 में कितना जाएगा, 55 दूनी 110, 5 2 में से 1 गए 1 15, 15/55 15 3 45, 10 आया, 10/15 10 1 9 10, 5 आया, 5 से 10 कट जाएगा तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। HCF कितना आया, 5। तो बड़ी संख्या जो तीनों काट देगी, पूरा नाप लेगी फीता, वह 5 सेंटीमीटर की होगी। तो इसको आप ध्यान रखिए, 5 मीटर की होगी। एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे तो कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए? तो 25% अनुत्तीर्ण हुए, 1500 को 25% निकाल लेते हैं। 1500 का 25% 100, और 100 से 0 कट गया तो 15 25 में कितना हो जाएगा, 375। तो कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए, 375। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, -5 -45 भागे -15 प्लस -3 × 5। इसमें हम पहले क्या करेंगे, -5 -45 भागे -15 क्या हो जाएगा, 3 आएगा। माइनस कट के, लेकिन माइनस लिखा है तो -3 हो जाएगा। प्लस -3 × 5 को क्या कर देंगे, -15 कर देंगे। अब -5 -3 -15 कितना हो जाएगा, -23 हो जाएगा इसका आंसर। तो आंसर कितना हो गया, -23। प्रश्न है, वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिसमें 75 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले तीनों का लासा निकाल लेंगे।
75, 80 और 125 का छोटी छोटी संख्या पूछ रहा है तो लासा ही निकलेगा। तीनों का लासा कितना हो जाएगा? 10,800। अब 10,800 वह छोटी छोटी संख्या है जिसमें हम भाग देंगे तो प्रत्येक में कोई शेषफल नहीं बचेगा। अब प्रत्येक में हमें 3 शेषफल बचाना है तो 3 ऐड कर दें, तो 10,803 जो संख्या है वह प्रत्येक समय में अगर भाग करेंगे तो 3 शेषफल बचेगा, 10,803। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर छोटी छोटी संख्या बचे तो हमें क्या निकालना है? लासा। प्रश्न है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात की जिसमें 7 घटाने पर शेष बची संख्या 20, 28, 35, 105 पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ठीक, हमें लासा निकालना है। पहले चारों का लासा कितना हो जाएगा? 420। इसको लासा आप निकाल लीजिएगा 420। अब 420 को इन चारों संख्या से काटेंगे तो पूरा कट जाएगा, लेकिन 7 शेष बचाना है तो 7 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 427। 427 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगले प्रश्न भी हैं। वह कौन सी छोटी संख्या है जिससे 35, 45, 55 भाग देने पर क्रमशः 17, 27, 37 शेष बचे? तो क्रमशः अगर शेष बचाने की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे? पहले घटा लेंगे। 35 में 17 घटाएंगे, कितना? 18। 45 में 27 घटाएंगे, 18। तीनों मतलब अगर समान शेषफल आ रहा है तो पहले 35, 45, 55 का लासा ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? लासा जितना आएगा 18 उसमें घटा देंगे। इस बार जोड़ेंगे नहीं, उतना घटाएंगे अगर शेषफल समान आ रहा है। देख लीजिए 35 माइनस 17 कितना आता है? 18। 45 माइनस 27 कितना आएगा? 18। और 55 माइनस 37 कितना आ जाएगा? 18। तो शेष समान आ रहा है तो हमें क्या करना है? लासा पहले निकाल लेंगे और लासा निकालने के बाद इस बार जोड़ेंगे नहीं, घटा देंगे। तो 35, 45, 55 का लासा निकाल लेंगे। लासा कितना आएगा? 3465। 3465 में इस बार 18 जोड़ेंगे नहीं, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 3447। इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। तो राम की उम्र मान लीजिए श्याम की उम्र क्या है? श्याम की उम्र मान लीजिए ये यक्स है, तो राम क्या हो जाएगी? यक्स प्लस 5। अब राम की उम्र वर्तमान दी गई है 28, तो यक्स प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा? 28। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा? 23। और श्याम की आयु यक्स ही माने थे तो आंसर कितना हो जाएगा? 23। माँ की आयु उसके पुत्र से 5 गुनी है, पुत्र की आयु की। 8 वर्ष पश्चात माँ की पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो मान लेते हैं पुत्र की आयु यक्स है। मान लीजिए पुत्र की आयु क्या है? यक्स है। तो माँ की आयु क्या हो जाएगी? 5 यक्स हो जाएगी माँ की। 8 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी? ये यक्स प्लस 8 हो जाएगी। ये क्या होगी? 5 यक्स प्लस 8 हो जाएगी। अब इस समय क्या है? माँ की आयु जो है वह पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यक्स प्लस 8 सॉरी 5 यक्स प्लस 8। तो अगर हम दोनों को बराबर करेंगे तो पुत्र की आयु में अगर 3 से गुणा कर देंगे, 3 यक्स प्लस 8 कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा ना। तो 5 यक्स प्लस 8 हो जाएगा। तो 3 यक्स प्लस 24 बराबर कितना हो जाएगा? 5 यक्स प्लस 8। तो 2 यक्स बराबर कितना आ जाएगा? 16। यक्स बराबर कितना आ जाएगा? यक्स बराबर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? 8 है और माता की 5 यक्स बराबर 40 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र अब्दुल की उम्र की 6 गुनी रही हो तो अब्दुल की वर्तमान आयु क्या है? मान लेते हैं अब्दुल की वर्तमान आयु कितनी है? अब्दुल की यक्स है, उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? पिता की यक्स प्लस 25 हो जाएगी ना। अब 10 वर्ष पूर्व कितनी थी इसकी आयु? अब्दुल की यक्स माइनस 10 हो जाएगी और पिता की यक्स प्लस 25 माइनस 10 हो जाएगी। अब प्रश्न अनुसार अगर हमको दोनों बराबर करना है तो 6 से अगर गुणा कर देंगे अब्दुल की आयु तो 6 यक्स माइनस 10 तो दोनों बराबर हो जाएगी, बराबर यक्स प्लस 15। अब यक्स प्लस 15 कैसे आए? यक्स प्लस 25 थी और 10 वर्ष पहले यक्स प्लस 25 माइनस 10 हो जाएगी तो यक्स प्लस 15 ही तो होगी। अब 6 यक्स माइनस 60 बराबर यक्स प्लस 15 और 5 यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 75। यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 25। सॉरी यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 75 15 आ जाएगा। 75 भागे 5 बराबर 15 आ जाएगा। तो अब्दुल की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 15। माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस वर्ष समय 20 वर्ष, इसको भी आप ऐसे ही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है किसी संख्या से 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है। संख्या बताइए। किसी संख्या में 5 जोड़ देते हैं तो 15 प्राप्त हो जाता है। तो संख्या क्या होगी? 10 ही तो होगी। 10 प्लस 5 बराबर 15 तो होगा। अगला प्रश्न है शिल्पी ने कुछ पेंसिल खरीदी, 2 पेंसिल उसने अपनी छोटी बहन को दे दी। अब उसके पास यदि 3 पेंसिल बची हो तो उसने कुल कितनी पेंसिल खरीदी थी? तो कुछ पेंसिल खरीदी, यक्स खरीदी, मान लीजिए 2 दे दी। अब बची कितनी है उसके पास? 3। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 5 ही तो होगा। यक्स पेंसिल थी, 2 अपनी छोटी बहन को दे दी, बराबर 3। तो यक्स माइनस 2 बराबर 3 हो जाएगा। तो यक्स बराबर 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 5 होगा इसका। अब
त्रिभुज के कुछ प्रकार देखते हैं कोणों की दृष्टि से। कोणों की दृष्टि से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रश्न बनता है समकोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण होता है उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अब भुजाओं की दृष्टि देख लेते हैं। भुजाओं की दृष्टि से 3 भी प्रकार के होते हैं त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान होती है। विषम बाहु, वह त्रिभुज जिसकी भुजाएं समान नहीं होती हैं उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तथा समद्विबाहु, वह त्रिभुज जिसके केवल 2 भुजाएं समान होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसकी डिफिनेशन आप लोग याद कर लीजिए। अब प्रश्न है 18 माइनस ब्रैकेट में 14 प्लस 16 माइनस 18 माइनस 5, फिर ब्रैकेट बंद, इसका ज्ञात करते हैं मान। तो पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 18 माइनस 5 बराबर 13, फिर 16 माइनस 13 सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? 3, फिर 14 प्लस 3 17, 18 माइनस 17 बराबर कितना आ जाएगा? 1। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। राम ने ₹300 में एक रेडियो खरीदा हुआ, उसे कितने रुपये में बेचे कि उसे 20% लाभ हो? अब मान लीजिए CP 300 है। अब 300 पे उसको 20% लाभ पे बेचना है तो कितना हो जाएगा? 120/100 पे बेचना है उसे। तो 100 से 100 कट गया तो 3 0 3 6 3 1 360 पे अगर बेचेगा तो उसे 20% लाभ होगा। इसे कैसे किया? 300 था, मान लीजिए 300 बराबर 100% है। अब उसे 20% और बेचना है तो 120% पे बेचना है, तो 120/100 हो जाएगा। तो 120 × 300/100 बराबर 360 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 3 5 बचे। तब इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें मासा पूछ रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन शेषफल क्रमशः 1 3 5 बचे। तो 49 में से 1 घटा देंगे 48 हो जाएगा। 59 में से 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 109 में से 5 घटा देंगे 104 हो जाएगा। इन तीनों को मासा निकालना है। अब इन तीनों को मासा क्या हो जाएगा? इन तीनों को मासा अगर हम देखेंगे तो 8 आएगा। मासा आप निकाल लीजिएगा, या HCF जो है वह 8 आएगा। तो यह 8 वह ऐसी संख्या है जिसे 49 से भाग दे देंगे तो शेष 1 बचेगा, क्योंकि 8 संग 48, और 59 से भाग देंगे तो शेषफल 3 बचेगा, क्योंकि 8 7 56, और 109 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 5। जिसको आप ध्यान रखिएगा। लास्ट प्रश्न है कि 5a² प्लस 4a माइनस 2 बराबर का मान ज्ञात करना है यदि a बराबर -2 हो। तो a का वैल्यू कितना है? -2। तो a² की वैल्यू कितना हो जाएगी? -2 × -2 बराबर 4। तो 5 × 4, क्योंकि a² है, प्लस 4 × -2 -2, तो 5 चौक 20, प्लस 4 × -2 कितना हो जाएगा? -8। 20 - 8 -2, तो 20 - 10 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 20 - 10 बराबर 10। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10। तो ऑप्शन नंबर आंसर क्या हो जाएगा? 10। चलिए अब अति लघु प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? a², तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। तो इसका आंसर क्या होता है? 36। अगला प्रश्न है, x + 5² का मान ज्ञात। अति लघु चूँकि छोटे प्रश्न आसान प्रश्न होते हैं इसलिए इसको हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। x + 5 का स्क्वायर मतलब a + b का होल स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 × 5 10x। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? a² + b² + 2ab, तो x² + 25 + 10x आ जाएगा इसका उत्तर। संख्याएं 13, 39, 273 का मासा ज्ञात करना है। 13, 39, 273 का मासा क्या है? 13 ही होगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। 13, 39, 273, 13 3 39 तथा 13 दूनी 26 करेंगे तो 1 आएगा। 13 1 13, इसको मैंने ऐसे कर लिया। 13 3 39, ये तो कट गया। अब 13 × 273 करेंगे तो 13 दूनी 26 आ जाएगा। 13 13 1 13, 23, 13 से कट गया। 3 9 संख्या, तो 13 ही आएगा इसका मासा। राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त की। यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो राकेश के कितने अंक? तो 500 को 65%, चलिए निकाल लेते हैं। 65/100, 5 अंक 25, 5 6 30, 1 30 2 32, तो उसने कितने अंक प्राप्त किए? 325 अंक, क्योंकि पूर्णांक 500 था तो 500 को 65%, 325 होगा। समीकरण 3x - 5 = x + 3 देखना है। 3x - 5 बराबर x + 3, तो 3x - x इस तरह ला लेंगे। 2x और -5 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2x बराबर 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4। अगला प्रश्न है कि सभ्यता के विकास के समय संख्याएं क्या कहलाती थी? तो सभ्यता के विकास के समय गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती थी। इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, संख्या किसे कहते हैं? तो जिन संख्या से वस्तुओं की गिनती का बोध होता है उसे संख्या कहते हैं।
अगला प्रश्न है संख्यांक किसे कहते हैं। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे संख्यांक कहते हैं। तो जान लीजिए, संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे संख्यांक कहते हैं। 3477 में दोनों 7 के स्थानीय मान, तो इसमें 7 का स्थानीय मान क्या है, 7 लिखिए, फिर जितनी संख्या उतना 0 लगा दीजिए। उसके बाद इसमें 7 है, उसके बाद कोई संख्या नहीं तो 7 अकेले ही हो जाएगा। 70 इसका मान हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा स्थानीय मान। फेस वैल्यू वही होता है, अंकीय मान वही होगा। 62 गुणे 74 को हल करिए, तो 62 गुणे 74 को हल करेंगे तो कितना आएगा, 4588 आएगा। इसको आप हल करिए, 4 दूनी 8 और हाँ 4588 आएगा। तो 62 गुणे 74 क्या हो जाएगा, 45। 12 को 72 से भाग दीजिए तो कितना आएगा, 12 72, 12 छंग 72, तो 6 भागफल, शेषफल 0 0। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1/2, 1/3 और 3/4 में क्या बड़ा है, तो 1/2 क्या लिख सकते हैं, 0.5, 1/3 को 0.33 और 3/4 को क्या लिख सकते हैं, 0.75 लिख सकते हैं। देख लीजिए कौन सबसे बड़ा लग रहा है, 0.75 ही ना, तो 3/4 सबसे बड़ी है, सबसे छोटी क्या है 1/3। वैसे भी देख लीजिए 1/2 मतलब पूरे में से आधा भाग, 1/3 मतलब पूरे में से एक भाग, मतलब 3 भाग है तो एक भाग, और 3/4 मतलब 4 भाग हैं तो उसमें से 3 भाग आप ले लिए, तो सबसे बड़ा वैसे ही लग रहा है। 4/3 + 3/9 बराबर 7/9 आएगा, क्योंकि हर जो है बराबर है, लाइक फ्रैक्शन है। 432 में 4.562 का स्थानीय मान 4 द्वारा दर्शाइए। तो इसको 4 द्वारा कैसे दर्शाएंगे, 400 है तो सैकड़ा लिख देंगे, दहाई लिख देंगे, इकाई लिख देंगे, उसके बाद दसवां, सौवां, हजारवां लिख देंगे। 4 सैकड़ा हो जाएगा, 30 दहाई हो जाएगा, 2 इकाई हो जाएगा, और 5 जो हो जाएगा वह दसवां हो जाएगा, 6 सौवां भाग हो जाएगा, तथा 2 जो है वह हजारवां भाग हो जाएगा। इसको आप ऐसे दर्शाएंगे। इसको मैंने चित्र से दिखा दिया है कैसे आपको दर्शाना है, ये प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न है गुणनखंड किसे कहते हैं। जब 8 में 5 से गुणा करते हैं तो गुणनफल 40 प्राप्त होता है। यहाँ 8 व 5 40 का गुणनखंड है, तो 40 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 8 व 5। तो जो संख्या गुणा करने प्राप्त हो तो उसे गुणनखंड कहते हैं। अपवर्तक किसे कहते हैं। जब कोई संख्या जिन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो वे संख्या उस संख्याओं की अपवर्तक कहलाती है। जैसे 2 की 1 2 हो जाएगी, 6 की 1 2 3 6, 15 की 1 3 5 15, 69 की 1 3 23 69, 84 की 1 2 3 4 इतनी हो जाएंगी। अपवर्तक किसे कहते हैं। जब हम 12 को 2 3 4 6 12 से विभाजित करते हैं, यथा 1 × 12 2 × 6, तो यहाँ प्रयोग सभी 12 को अपवर्तक है, मतलब जो संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाए उसे अपवर्तक कहते हैं। अपवर्त किसे कहते हैं। 3 × 6 = 18, यहाँ 3 मछा अपवर्तक तथा 18 क्या है, अपवर्त है। अपवर्त 18 क्या है, गुणज है। समापवर्तक किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि गुणनखंड को अपवर्तक कहते हैं। तो इस प्रकार संख्या 48 64 72 का अपवर्तक है। उपरोक्त में से जो समान अपवर्तक होता है उसे समापवर्तक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो समान अपवर्तक होता है उसे समापवर्तक कहते हैं। समापवर्त किसे कहते हैं। तो जो समान अपवर्त होता है, जैसे कि मैंने बताया, उसे ही समापवर्तक कैसे हैं। जैसे कि इसमें समान अपवर्त क्या है, 18 तीनों में आ रहा है, तो समापवर्तक क्या हो जाएगा, 18। ध्यान देने वाली बात है, एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक है, प्रत्येक संख्या स्वयं की अपवर्तक है। किसी संख्या को प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक है। किसी दी हुई संख्या को अपवर्तक की संख्या परिमित या सीमित होती है, तथा किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या में से छोटे या उसके बराबर होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न अपवर्त का उदाहरण सहित समझाइए, अपवर्त ध्यान देने वाली बातें बताइए। जब किसी संख्या में प्राकृतिक संख्या से गुणा करने पर उस संख्या का विभिन्न गुणज या अपवर्तक प्राप्त होते हैं। जैसे संख्या 1 है तो 1 का 1 2 3, 7 का 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, मतलब मल्टीपल जो होते हैं उस वही पूछ रहा है, तो उसके गुणज जो प्राप्त हों वही अपवर्त कहलाते हैं। अपवर्त ध्यान दें, कोई संख्या अपने प्रत्येक अपवर्तक का अपवर्त होती है। संपूर्ण संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसके सभी अपवर्तक का योगफल उस संख्या का 2 गुना होता है, वह एक संपूर्ण संख्या कहलाती है। अगला प्रश्न है, अपवर्तक किसे कहते हैं। जब हम 12 को 2 3 4 6 12 से विभाजित करते हैं, यथा 1 × 12 12, 2 × 6 12 बराबर, 3 × 4 बराबर 4 × 3 बराबर 12, 6 × 2 बराबर 12 और 12 × 1 बराबर 12। तो यहाँ उपरोक्त सभी 12 के अपवर्तक हैं। तो 12 के अपवर्तक कौन कौन से हैं, 2 3 4 6 12, मतलब पूरी तरह विभाजित हो जाए। अपवर्त इसको तो मैंने बता दिया। निम्नांकित संख्याओं को प्रथम 5 गुणज लिखिए। 3 के प्रथम 5 गुणज हमें लिखना है। बताइए 3 के प्रथम 5 गुणज क्या होंगे। 3 6 9 12 15 18। ठीक इसी प्रकार 4 के भी होंगे, ठीक इसी प्रकार 5 के और 9 के भी होंगे, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसमें स्तंभ 1 और स्तंभ 2 की मिलान करना है। चलिए इसको मिलान करते हैं। 15 क्या है, 15 30 का अपवर्तक है। 20 क्या है, 20 क्या है, 20 20 का अपवर्तक है। 16 क्या है, 16 8 का गुणज है। 25 क्या है,
50 का अपवर्तक है, 35 क्या है 7 का गुणज है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। 35 जो है वो 7 की गुणज है। 7 के सभी अपवर्त ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। तो इसमें 7 का पूरा टेबल लिख दीजिए जो 100 से कम हो। तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98 तक 100 से जो कम हो सब मल्टीपल लिख दीजिए इसके। अगला प्रश्न है 496 के सभी अपवर्तक को लिखिए और दिखाई कि यह एक संपूर्ण संख्या है। तो 496 के सभी अपवर्तक क्या होंगे जो इसको काट दे पूरी तरीके से। 1, 2, 4, 8, 16, 31, 62, 124, 248 और 496 इसके होंगे। अभाज्य संख्या में भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो ऐसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से ही पूरी तरह विभाजित हों वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 3, 5, 11। तथा वे संख्याएं जो स्वयं से और एक से विभाजित होने के अलावा भी किसी संख्या से विभाजित हों वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 4, 6, 8। अगला प्रश्न है कि संख्या एक कैसी संख्या होती है? तो प्राकृतिक संख्या एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो एक जो है वह ना भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 है। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? दो संख्याएं जिनके बीच दो संख्याएं सहअभाज्य कहलाती हैं यदि उनके एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ अपवर्तक ना हो। मतलब सहअभाज्य को हम ये भी कह सकते हैं दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनके बीच का जो अंतर हो वह 2 हो तो उसे सहअभाज्य कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंड अभाज्य संख्या हो तो वे अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं? महत्तम समापवर्तक दी गई संख्याओं का सबसे बड़ा सार्वविभाजक होता है। जो सबसे बड़ी संख्या उस संख्याओं को काट दे उसे महत्तम समापवर्तक कहते हैं। समापवर्त किसे कहते हैं? संख्याओं के समान अपवर्तक को उनका समापवर्त कहते हैं। मतलब जो सभी संख्याओं में समान अपवर्त हों उसे समापवर्त कहते हैं। लघुत्तम समापवर्त किसे कहते हैं? संख्याओं के समापवर्त में सबसे छोटा समापवर्त ही उनका लघुत्तम समापवर्त होता है। इसमें लघुत्तम समापवर्त निकालना है। दो अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा? दो अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा 1 होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। दो अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा क्या होगा? वह 1 होगा। दो क्रमागत सम संख्याओं का मासा क्या होगा? दो क्रमागत सम संख्याओं का मासा क्या होगा? हमेशा 2 होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि ले लेते हैं 4, 6 ले लेते हैं तो 4, 6 का मासा क्या आएगा? 2 ही तो आएगा। तो दो क्रमागत सम संख्याओं का मासा क्या होता है? 2 होता है। किन्हीं दो सम संख्याओं का मासा होगा या विषम? किन्हीं दो सम संख्याओं का मासा हमेशा सम ही होगा। किन्हीं दो सम संख्याओं का मासा हमेशा सम ही होगा। एक सम और एक विषम संख्याओं का मासा क्या होगा? हमेशा विषम होगा। देख लीजिए 3 और 4 का अगर हम निकालेंगे तो वह 1 ही आएगा, तो वह हमेशा विषम होगा। 5, 8 और 12 का समापवर्त बताइए। 5, 8 और 12 का समापवर्त बताइए आप, क्या हो जाएगा? 5, 8 और 12 का समापवर्त क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। 1, 2 और 4 जो अब समाप होने समान होंगे तो वह कौन से हैं? 1, 2 और 4 जो अपवर्त समान होंगे। अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का मासा ज्ञात करें। इनका मासा ज्ञात कर लीजिएगा आप। प्रश्नवाचक चिन्ह में उचित चिन्ह भरें। 6, 18, 8, 11, 77, 7, 14। तो 6 त्रिक इसमें क्या हो रहा है? 14 व 21 का हमें लासा निकालना है। 14, 21 का क्या लासा हो जाएगा? 42। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 42। 6 और 18 के इसमें लासा निकाला गया है। 11 और 7 का लासा निकाला गया है तथा 14 और 21 का लासा क्या हो जाएगा? 42। तो इसमें 42 उत्तर आएगा। चलिए आज के सेशन में इतना ही। अब हम नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।